नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, ठीक सुबह के 7 बज रहे हैं और आप सभी को पता है कि 7 बजे जो है अपना रिट 2022 के लिए साइकोलॉजी का मॉडल पेपर हम हल करते हैं। वैसे ये मॉडल पेपर नंबर 6 है, लेकिन बाकी विषयों की क्लासें आज नहीं हुई है, इसलिए आज हम इसको मॉडल पेपर नंबर नाम देंगे मॉडल पेपर नंबर 5 का दूसरा पार्ट। ठीक है, ताकि सभी के मॉडल पेपर समान रूप से होते रहें। चलिए, तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सभी जुड़ जाइए। आज सारी की सारी क्लासें आपकी होने वाली है। अभी सारी क्लासें जो है उनका शेड्यूल लगा दिया जाएगा, वही टाइम टेबल रहेगा 7 बजे, 10 बजे, 3 बजे और 8:30 बजे। तो जल्दी से जुड़ेंगे, लाइक शेयर कर देंगे। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना और बताना आवाज़ क्लियर आ रही है या मेरी नहीं आ रही है। फिर इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है साथियों किसी ना किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। सिफेलोकोडल विकास नियम के अनुसार क्या होता है? विकल्प है, पहले सिर के भाग फिर क्रम से धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है। पहले धड़, हाथों और पैरों का विकास फिर सिर के भाग का विकास होता है। संपूर्ण शरीर का समान विकास होता है या व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर है। बताइए, सिफेलोकोडल का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। जी हाँ साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सिफेलोकोडल का मतलब है सिर से पैर की ओर। सिफेलोकोडल का सीधा सीधा मतलब क्या है साथियों? सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर ध्यान रखना है, सिर से पैर की ओर। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन साथियों ने बताया है पहले प्रश्न का, करेक्ट आंसर के साथ जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। पहले का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 के पास आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, या विकास हमेशा रेखीय होता है। 4 विकल्प है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है, बताइए। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो प्यारे दोस्तों, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? विकास का सिद्धांत है तीसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकल्प नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 2 का। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा प्रश्न, विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां क्या होता है, बताइए। प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय के शिक्षकों का होता है, या प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है। विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां क्या होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है। ऑप्शन नंबर 4 जिन साथियों ने बताया है प्रश्न नंबर 3 का, बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है साथियों। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है, बताइए। एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है साथियों, कौन सा है? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। तो एरिक्सन ने जो 8 अवस्थाएं बताई है विकास की, वह किस आयु समूह के लिए दी है? विकल्प है, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, या जन्म से युवावस्था तक। बताइए साथियों, 8 अवस्थाएं जो है किस आयु समूह के लिए प्रस्तावित की है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, जन्म से मृत्यु तक उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई है। तो पहला विकल्प जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर साथियों। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो क्या कहलाता है? विकल्प है निर्देशित सहभागिता, स्कैफोल्डिंग, पहाड़ या ढांचा, आसन विकास क्षेत्र या अंत व्यक्ति निष्ठता। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अभी हाल ही में 1-1.5 साल पहले जो एचटेट की परीक्षा हुई थी साथियों, उसमें 2019 में परीक्षा हुई थी और एचटेट 2019 में, और सीटेट में तो ना जाने कितनी बार ये प्रश्न आ चुका है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो कार्य बालक स्वयं नहीं कर सकता उसको कठिन लगता है लेकिन वो किसी बड़े की सहायता से कर सकता है, इसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, स्कैफोल्डिंग, या इसे पहाड़ या ढांचा कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग की जो ये दी थी अवधारणा, ये किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने दी थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गिरो अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरो अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। बताइए गिरो अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो दोस्तों छठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण की अवस्था गिरो अवस्था होती है। तीसरा विकल्प जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखिए जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? सुखद, संवेगात्मक, कल्पनात्मक या तूफानी एवं तनावपूर्ण। बताइए स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को किस प्रकार की अवस्था कहा है साथियों? बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जी हाँ, प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ तूफानी एवं तनावपूर्ण की अवस्था है किशोर अवस्था। ये जॉर्ज स्टैनले हॉल ने कहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 देखिए वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहेंगे? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य की बाल्यावस्था या पूर्व क्रियात्मक अवधि। बताइए जल्दी से साथियों जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहा जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 के साथ। जिस भाई ने दूसरा ऑप्शन बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किशोरावस्था के बाद वयस्कता आती है इसलिए किशोरावस्था उसके संक्रमण की पहल करेगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 की ओर। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है सहयोग के रूप में, संघर्ष के रूप में, उत्तेजना के रूप में या डर के रूप में। बताइए संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता क्या दिखाई देती है? तो साथियों संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता इन चारों में से कौन सी है? बताइए राइट आंसर क्या बनेगा? चलिए संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता उत्तेजना मानी जाती है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। जिन्होंने भी तीसरा विकल्प बताया बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। दोस्तों 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर छप चुका है। अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। उक्त अनुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया है? परिभाषा दी गई है कि अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। यह परिभाषा अधिगम की किस महाशय जी ने दी है? किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? स्किनर, करो एंड करो, गुथरी या मर्फी। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल अधिगम की सारी परिभाषाएं 2021 वाले रीट में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाई थी।
याद करो करो एंड करो की आदत। जी हाँ साथियों, तो दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा करो एंड करो की आदत, यानी आदत शब्द यदि अधिगम की परिभाषा में आता है तो आपको करो एंड करो लगाना है। चलिए दूसरा विकल्प राइट आंसर बना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? अधिगम समायोजन है, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, अधिगम विकासात्मक है या अधिगम परिपक्वता है? बताइए राइट आंसर क्या जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 11 का। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर साथियों। चलिए जी 12वां प्रश्न देखिए। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यह क्या है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या सापेक्षता का नियम? थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे साथियों उनमें से ये सवाल पूछा गया है कि जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें व्यक्ति जल्दी सीख लेता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर जाएगा प्रभाव के नियम के साथ। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 12 में। जिन्होंने भी तीसरा ऑप्शन बताया बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पर है। सूज द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक हैं। कौन कौन थे प्रवर्तक? सूज के नियम के प्रवर्तक आपसे पूछे गए हैं। ये वर्थिमर, कोपका कॉलर, कोपका थॉर्नडाइक कॉलर, कॉलर कोपका फ्राइड, और यह है वर्दिमर फ्राइड और कॉलर। बताइए सूज द्वारा सीखने के समाकृतिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कौन थे? तो आप सभी का आना चाहिए सवाल मेरे प्यारे दोस्तों। वर्दिमर, कोपका और कॉलर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। जिन्होंने भी पहला ऑप्शन बताया बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। सहकारी अधिगम व्यू रचनाओं के विकास पर निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत ने बल दिया? सहकारी अधिगम व्यू रचनाओं के विकास पर निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत ने बल दिया? संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद या निर्मितवाद? बताइए सहकारी अधिगम व्यू रचना के बारे में पूछा है तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर जाएगा निर्मितवाद के साथ। निर्मितवाद जो है वो सहकारी अधिगम पर जोर देता है। किस पर? सहकारी अधिगम पर बल देता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा आपका प्रश्न नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। अधिगम आधारित होता है अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर या उपयुक्त सभी पर? जल्दी से कमेंट करेंगे, सबका राइट आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का। चलिए जी राइट आंसर क्या रहेगा? अधिगम आधारित होता है। तो मेरे प्यारे साथियों अधिगम इन सभी पर आधारित होगा। बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है, इसका अर्थ क्या है? यह कौन सी अभिप्रेरणा है मेरे प्यारे साथियों? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, गणितीय प्रेरणा या आंतरिक एवं बाह्य प्रेरणा? बताइए। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसके पिताजी ने कह दिया है कि यदि तेरे अच्छे अंक आ जाएंगे तो मैं तुझे मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। यह किस प्रकार की अभिप्रेरणा के कारण बच्चा तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है? बताइए साथियों। ये फर्स्ट ग्रेड 2014 का सवाल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा के साथ। ये उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। ये बच्चा जो है वो मोटरसाइकिल प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा है। मन नहीं है उसका, लेकिन उसको मोटरसाइकिल चाहिए इसलिए पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जो लोग हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या शून्यमुखी? हर टेस्ट में इस प्रकार के सवाल आपको मिलते हैं। अब आपके आंसर
धमाकेदार होने चाहिए साथियों। बिल्कुल बताइए। एकांत में विश्वास रखने वाला, अपने आप में खोया वह, दूसरों से ना मिलने जुलने वाला, वो होता है साथियों कौन सा? बिल्कुल अंतर्मुखी बालक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 17 का। ठीक है साथियों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर दोस्तों। चलिए, वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप में छानबीन का प्रयास किया, वह कौन थे? E.L. थॉर्नडाइक, मैक्स वर्दिमर, सिगमंड फ्राइड या अल्बर्ट बांडोरा? बताइए साथियों, वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने व्यक्तित्व के अवचेतन मन पर कार्य किया। तो मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर जाएगा फ्राइड साहब के साथ, सिगमंड फ्राइड इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मन के 3 पार्ट बताए थे, कौन कौन से देख लीजिए। चेतन, अवचेतन, अर्धचेतन ना, ये लीजिए 3 पार्ट बताए थे फ्राइड साहब ने। राइट आंसर तीसरा ऑप्शन। आगे देखिए प्रश्न नंबर 19। एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रभावशीलता होती है? एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या जाएगा? विकल्प है अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। चलिए जी, बिल्कुल 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 राइट आंसर किसके साथ जाएगा? एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है इंजीनियर डिजाइनर बनने के लिए? तो साथियों, प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? उसमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 20 की ओर। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है का IQ क्या होगा? लड़का 25 वर्ष का है साथियों, मानसिक आयु जो है 16 वर्ष है, उसका IQ यानी बुद्धि लब्धि उसकी पूछी गई है। विकल्प है 64, 75, 80 या 100। बताइए एक बार कैलकुलेशन करके राइट आंसर क्या रहेगा इसका? जल्दी से, थोड़ा सा टाइम आपको मैं दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके हल करके बताएंगे। चलिए, 25 वर्ष का लड़का है, मानसिक आयु दे रखी है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। तो देखिए, IQ का सूत्र मैंने आपको पहले भी बताया था, हल कर रहे हैं यहाँ पर। क्या था? MA/CA इंटू 100। क्या बताया था? MA/CA इंटू 100। MA का मतलब मानसिक आयु है, मानसिक आयु तो इसकी कितनी है? 16 है। और इसकी वास्तविक आयु या काल कर्मानुनिक आयु क्या है? 25 वर्ष है। गुणा कर देंगे 100 से, 25 चौक 100 और 16 चौक 64। IQ कितनी आ जाएगी साथियों इस लड़के की? 64 आ जाएगी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 लगाया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन, MA/CA इंटू 100। और ये जो सूत्र है MA/CA इंटू 100, ये किसने दिया है? टर्मन ने दिया है, संशोधित सूत्र, इसमें 100 लगाए हैं। ठीक है, बड़े आगे 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 100 से अधिक, 80 से 90 के बीच, 70 से कम या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर जाएगा किसके साथ? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मुझे। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सेशन को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेट 2022 की आपकी तैयारी को बेहतरीन किया जाएगा। राइट आंसर रहेगा 80 से 90 के बीच की बुद्धि लब्धि पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। दूसरे ऑप्शन के साथ राइट आंसर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। छात्रों में चोरी की आदत को कम कैसे किया जा सकता है? उनको पारितोषिक देकर, उनको ताड़ना देकर, उनको उदाहरण देकर या उनको सजा देकर? बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है किस प्रकार से? तो साथियों, उनको उदाहरण देकर जो है चोरी की आदत को कम किया जा सकता है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
23 पर 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? 4 ऑप्शन है बड़े बड़े, आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, फिर आंसर बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो प्यारे दोस्तों 23वें का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। 23वें का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, उनमें किसी ना किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन एवं शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। पहले ऑप्शन के साथ जो लोग हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे या पढ़े तो वह किस रोग से पीड़ित है? मलेरिया, डिसलेक्सिया, फाइलेरिया या टाइफाइड? बताइए राइट आंसर किसके साथ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी पढ़ रहा है, वाच को सा पढ़ रहा है, डी को सी पढ़ रहा है, तो वह किस रोग से पीड़ित है? तो दोस्तों आप कहेंगे कि सर वो डिसलेक्सिया से पीड़ित है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 24 का। जिन्होंने भी दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट किया है बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। समायोजन के संदर्भ में यह बताना है मेरे प्यारे दोस्तों कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये नहीं है पूछा है, ध्यान रखना है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे समायोजन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो साथियों राइट आंसर रहेगा तीसरा ऑप्शन, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये बिल्कुल गलत कथन है, बल्कि समायोजन तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 25 का। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने के बल चलता है, यह किसका उदाहरण है? प्रतिगमन, युक्तिकरण, दमन या क्षतिपूर्ति? मेरे प्यारे दोस्तों बहुत शानदार तरीके के उम्दा और बेहतरीन सवाल लेके आए हैं आपके लिए कि एक 8 वर्ष का बालक जो है अपने छोटे भाई की तरह घुटनों के बल चलता है, यह किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है? तो मेरे प्यारे साथियों यह रक्षात्मक युक्ति प्रतिगमन कहलाती है। एक वयस्क का बच्चों की तरह रोना या एक बड़े भाई का छोटे भाई की तरह घुटनों के बल चलना, यानी भूतकाल में लौटना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा प्रतिगमन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिमुखी अभिक्रिया में या त्रिध्रुवी, ये ध्रुवी है ध्यान रखें, त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक किसको माना है? अभिभावक को, शिक्षक को, विद्यार्थी को या पाठ्यक्रम को? स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया है, तो इसमें इन्होंने कार्यवाहक किसको माना है? तो मेरे प्यारे साथियों कार्यवाहक माना है शिक्षक को। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति किस पर आधारित है? बताइए राइट आंसर किसके साथ जाएगा। शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति किस पर आधारित है? प्रोजेक्ट पद्धति पर, खेल विधि पर, सर्वेक्षण विधि पर या ह्यूरिस्टिक विधि पर? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो शिक्षण की किंडरगार्टन जो पद्धति है वो एक प्रकार की क्या है साथियों? बिल्कुल सही, खेल विधि है। दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 28 का। बढ़ते हैं 29 की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005 के बारे में क्या पूछ रहा है? परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत व निरंतर व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन या उपयुक्त सभी? तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी लोग। बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी के साथ। ये सभी के सभी सुधार उसमें सुझाए गए हैं एनसीएफ 2005 में परीक्षा संबंधी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? अधिनायकीय, अनुमति परीक्षक, सुविधादाता या सत्तावादी? बताइए।
शिक्षक की भूमिका एनसीएफ 2005 के अनुसार किस प्रकार की है मेरे प्यारे साथियों, ये पूछा गया इस प्रश्न में आपसे। तो राइट आंसर जाएगा बिल्कुल सुविधादाता ऑप्शन नंबर 3 की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे आज के कुल 30 क्वेश्चन और आपके कितने सही हुए जल्दी से बता दीजिए। तब तक मैं क्लासों का टाइम टेबल बता देता हूँ। सुबह 7 बजे साथियों मॉर्निंग में होती है अपनी साइकोलॉजी का टेस्ट चलता है। 10 बजे जो है मॉर्निंग में आपके संस्कृत का टेस्ट चलता है। और फिर 3 बजे जो है साथियों दोपहर में हिंदी का टेस्ट चलता है। और रात को 8:30 बजे शिक्षक भर्ती के लिए राजस्थान जीके की क्लास होती है। तो जुड़ना मत भूलिएगा। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाकी पहले के टेस्ट नहीं दिए तो वो भी दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 10 बजे संस्कृत वाले एक बेहतरीन टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।